नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में। मैं आर्यन कोचिंग क्लासेस से बबलू धाकड़। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस जो हम लोग देखते आ रहे हैं कि आजकल ज़माना किसका है, साइंस का ज़माना है साहब। मॉडर्न ज़माना है, साइंस का ज़माना है। तो हम लोग भी आज साइंस पर चर्चा करेंगे और एक टॉपिक है रासायनिक समीकरण और केमिकल इक्वेशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग सुबह से लेकर शाम तक कुछ ऐसी एक्टिविटी करती हैं जो हमारी रासायनिक इक्वेशन बनाती हैं। जैसे कि हम लोग शाम को देखते हैं कि दूध में अगर कुछ खट्टा पदार्थ मिला दिए जाएं तो सुबह हमको वो दही मिलता है। हम लोग देखते हैं कि अगर हम किसी लोहे के सरिया को या किसी लोहे के पदार्थ को हम लोग पानी में डाल देते हैं या फिर कुछ नमी वाले स्थान पर डाल देते हैं तो कुछ दिन बाद वो हमें मिट्टी मिलता है। तो ये सारी एक्टिविटी हम लोग देखते रहते हैं हमारे भौतिक जीवन में। तो ये सारी एक्टिविटी क्या है? ये कुछ रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो हम इन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। मैं आर्यन कोचिंग क्लासेस चैनल से बबलू धाकड़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को मिलती रहें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वो हम लोग समझते हैं। तो पहले लिखा है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ बनते हैं। मतलब पहले जो पदार्थों में गुण थे वो गुण चेंज होके परिवर्तित हो गए, थोड़ा नए आ गए, कुछ और गुण उसमें आ गए, तो वो क्या कहलाएंगी? वो अभिक्रियाएं कहलाती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था कि हम लोग दूध बिल्कुल मीठा सा होता है, उसमें कुछ खट्टा पदार्थ मिला दें तो वो दही बन जाता है। क्या बन जाता है? दही। तो दही का स्वाद खट्टा होता है। तो दूध के गुण और दही के गुण दोनों क्या अलग अलग हैं? क्या है? अलग अलग। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें नए गुण आ गए हैं। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को ही हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और आप लोगों ने भौतिक परिवर्तन भी पढ़े होंगे। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं कि भाई जिसमें गुण परिवर्तन ना हो, उसका आकार दृष्टि परिवर्तित हो जाए, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने देखा ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उनको बोलते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे भोजन का पचना, श्वसन, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लोहे पर जंग लगना और दही का जमना। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये जो है हमारे रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं हम लोग ये परिवर्तन क्यों होते हैं और किसके कारण ये परिवर्तन होते हैं। तो उनको हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण क्या है। तो वो है अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक कोई अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, या तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, या फिर वो तापमान परिवर्तन के कारण उसका भी तापमान परिवर्तित हो जाएगा और गैसों का उत्सर्जन होगा। तो ये कुछ अभिक्रिया होते समय ये कुछ ऐसे परीक्षण जो होते हैं, ये चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं केमिकल रिएक्शन में, कि उसमें जो उसका अवस्था है वो चेंज हो जाती है, उसका जो कलर है, रंग है, वो चेंज हो जाता है, उसका टेम्परेचर है वो भी चेंज हो जाता है, और उस किसी किसी अभिक्रिया में गैसें भी निकलती हैं। तो ये हमारे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। अब अपन बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन हम लोगों ने देखा। आगे अपन देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है? तो हम लोग पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसके बारे में डिस्क्रिप्ट में पढ़ेंगे हम लोग। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादकों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ साथ लिखे जाते हैं और आवश्यक परिस्थिति जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को हम लोग दर्शाते कहते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन का प्रदर्शन कैसे करते हैं। तो शब्दों में कैसे करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। मतलब जिंक को हम लोगों ने सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया तो हम लोगों को जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिली। जिंक सल्फेट मिला और हाइड्रोजन गैस मिली। तो
तो जिंक और सल्फ्यूरिक ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं, और ये जो है उत्पाद है यानी प्रोडक्ट है हमारे। तो अभिकारक और उत्पाद ये भी आप लोगों को समझ ले कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो तत्व अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक, और जो तत्व अभिक्रिया में भाग लेकर प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद, जिसको अपन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने शब्दों में लिखा जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तीर का निशान लगाया और हमारा जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन बनी। तो ये आप लोगों ने देखा, ये शब्द समीकरण है। इसी को मैं अगर चिन्हों के साथ लिख दूं, इनके प्रतीकों के साथ, इनके साइन के साथ में लिख दूं, तो वो बन जाता है हमारा रासायनिक समीकरण। तो मैंने जिंक का साइन होता है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का साइन होता है H2SO4, इसका सूत्र होता है, और ये बना क्या, तो ये बना ZnSO4 प्लस H2। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, ये राइट हैंड साइड है, ये इस टाइप से लिखा हुआ है, यही हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको हम लोग संतुलित भी करते हैं, तो संतुलित को हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे बताइए कमेंट करके। चलो आगे देखते हैं आगे देखते हैं हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण हम लोगों ने अभी देखे हैं, उसको हम लोग संतुलित कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक नियम लगता है, वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है, मतलब उसके जो तत्व हैं उन तत्वों का द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है और ना ही निर्माण होता है। हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान को ना तो हम और बनाएंगे और ना ही उसको हम लोग घटाएंगे। तो इसमें स्पष्ट है कि भाई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्वों का जो द्रव्यमान होता है वो ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों ने स्टार्ट की या जो भी उसके अभिकारक हैं, उसके पहले और उत्पाद के बाद हम ये चेक करेंगे कि उसके अंदर का जो द्रव्यमान है यानी परमाणुओं की जो संख्या है वो समान है या नहीं। इसको ही अपन बोलते हैं रासायनिक संतुलन या रासायनिक समीकरण का संतुलन, कि भाई किस तरीके से रासायनिक समीकरण का संतुलन होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि भाई किसी भी तत्व का या किसी भी आप लोग रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट होता है। तो हम लोग चलो देखते हैं। हम लोग एक एग्जांपल लिया मैंने, ये आप लोगों का लोहा है और ये H2 यानी जल है और ये Fe2O3 और H2। तो ये हम लोगों के ये दोनों क्या है हमारे, ये अभिकारक हैं। क्या ये अभिकारक, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, ये अभिकारक हैं और ये जो है आप लोगों के उत्पाद हैं। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इनके अंदर जो आप लोगों के तत्व की परमाणु संख्या है वो बराबर है या नहीं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर Fe यहाँ पर 1 है और Fe यहाँ पे 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। मतलब हाइड्रोजन का तो परमाणु संख्या बराबर है, मगर ऑक्सीजन की और Fe की, इन दोनों की परमाणु संख्या अलग अलग है। तो इसको हम लोग बराबर करते हैं। तो संतुलित कैसे करते हैं, और ये उत्पाद, इधर हम लोगों ने देखा कि ये हमारा जो आयरन है उसके 1 तत्व है और ये हमारा H2 है, इसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 है। इधर हम लोग देखते हैं, इधर जो हमारा आयरन ऑक्साइड बना, ये हमारा क्या है, आयरन ऑक्साइड, इसको बोलते हैं पैरोस्फेरिक ऑक्साइड। तो पैरोस्फेरिक ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको। तो ये आयरन ऑक्साइड के परमाणु तत्व यहाँ पर आयरन के 3 है और ये O के हमारे कितने हैं, 4 है, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। अब ये दोनों वैलेंस हैं क्या, पहले चेक कर लेते हैं। तो इधर ये 1, इधर ये 2 और ये O के साथ 1, तो ये कितने हो गए, तो ये हो गए हमारे 4। इधर देखते हैं 3, 4 और 2, तो ये हो गए हमारे 4 to 6 और ये 9। ये दोनों इक्वल है क्या, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको संतुलित करना पड़ेगा, दोनों साइड बराबर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखते हैं हम कि हम लोग, ये हमारा Fe है, ये H2 है, फिर से देख लेते हैं एक मिनट, ये Fe है, ये H2 है और इधर ये
आयरन ऑक्साइड है और इधर H2 है। अब देखते हैं, इधर मुझे Fe के कितने चाहिए, इधर Fe के 3 हैं, तो इधर भी मुझे कितने करने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 लिख लिया। मैं यहाँ पर 3 नहीं लिखूंगा, मैं इसको इनमें जो इसके अंदर लिखे हैं उनको बिल्कुल भी टच नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बाहर उनकी संख्या बढ़ाऊँगा, ठीक है ना। वो भी किस साइड, तो आप लोग देखेंगे इधर LHS साइड देखेंगे, अपन RHS साइड हम लोग नहीं करेंगे। तो इधर देखेंगे कि ये Fe है, तो Fe का हम लोगों ने इधर 3 है तो 3 लिख दिया। इधर हम लोगों ने देखा H2O में कितना है, तो यहाँ पर H2 है, H2 सही है। यहाँ पर O कितना है, 4 है, कितना है 4, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 4 कर दिया। अब हुआ क्या कि यहाँ पर 4 होने पर ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 4 हो गए, तो यहाँ पे तो टेली हो गया, मगर हाइड्रोजन कितने हो गए, तो 40 हाइड्रोजन हो गए 8। तो इसके करने के लिए हमें फिर इधर भी करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा। तो इधर भी क्या करूँगा, मैं 4 कर दूंगा। इससे क्या हो जाएगा हमारा, देखो 3Fe, मतलब 3Fe हो गया, 4H2O हो गया, और इधर Fe3, तो ये टेली हो गया। 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन हो गया, और 4H2O, तो 4H2O हो गया। तो इधर अपन देखते हैं अब दोनों बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो 3 और ये 4 2 8, और ऑक्सीजन के 4 बन 4। इधर देखते हैं हम लोग, तो इधर Fe के 3, ऑक्सीजन के 4, और 4 2 8 हाइड्रोजन के, ये दोनों बराबर हैं क्या। तो हम लोग देखते हैं कि 8 और 4 12, 12 और 3 कितने हो गए, 15। इधर देखते हैं 8 और 4 12, 12 और 3 15। तो अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्या हो गया, इक्वल। तो समझ में आया कि नहीं आया। हम लोगों को बस ये चेक करना है कि LHS और RHS की परमाणु संख्या इक्वल है या नहीं है। तो हम लोग देखा कि इधर अनइक्वल थी, तो हम लोगों ने इसको इक्वल किया है। आप लोगों को ये बैलेंसी करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, और ये आप लोगों की सभी क्लासों में इम्पोर्टेंट है। खासकर 10th क्लास में आप लोगों को ये संतुलित करने को आता है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोगों ने इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो खासकर 10th क्लास वाले बच्चे इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि आप लोग को किस तरीके से साइंस पढ़ते हैं। तो आगे भी चैप्टर आप लोगों को साइंस के मिलते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहो, खुश रहो और स्वस्थ रहो।